नाज़रीन, मैं हूं सईद काजी और मेरे ताज़ा वीलाग में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जिस अंदाज से आप मेरी पजीराई कर रहे हैं। नाज़रीन, आज 4-5 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पे हम उस पर मामूल जिस तरह बात करते हैं डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि स्क्रिप्ट क्या है, और स्क्रिप्ट के बारे में बार बार जो एक सरकार दोस्त सोशल मीडिया है, कोई चिड़िया है, कोई बिल्ली है, कोई जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, किसी बंदर से की तरफ से आ रही है, या वो क्या आजकल नैरेटिव बना रहे हैं। और वो स्क्रिप्ट बड़ा क्लियर है कि खान साहब हमेशा से के लिए पाकिस्तान की सियासत से आउट हैं। एक तो ये कितनी हकीकत पर मबनी है और ये कितना वाइज है, इस तरह से कहना बड़ी वाइज स्टेटमेंट है। ये क्या सिलसिला है, या ये कोई बहुत बड़ा फ़िक्री मुगालता है, कोई बड़ी गलतफहमी है, ये क्या है, इसका अब साइंटिफिक जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे। और दूसरा हम ये भी बताएंगे कि हर चंद इमरान खान की ने एक बहुत बड़ी अपोजिशन अपने लिए खड़ी कर ली है, चाहे वो आलमी हो चाहे वो मकामी हो, लेकिन उसकी एक यूटिलिटी भी है इनके लिए जिसका इनको एहसास नहीं है। किनको? जिन्होंने इमरान को निकाला या उसको जो है अब उसको इस पाकिस्तान की सियासत से निकालना चाहते हैं। ये दूसरी बात, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि क्या होने जा रहा है इस बजट के बाद, इस महंगाई के बाद, इस समाज में कौन सी क्वालिटेटिव चेंज आने वाली है जो आ सकती है, उसका भी हम साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। और सबसे अहम बात वो जो खान साहब के लिए है कि अगर हम वाकई अमरीकी ग़ुलामी का तौक उतार देना चाहते हैं तो हम तारीख़ की मिसालों से ये बयान करेंगे कि जो मुल्क इससे निकले वो कैसे निकले। बिल्कुल ये 4-5-6 बातें। अब मैं शुरू हो जाता हूँ। पहली बात तो स्क्रिप्ट। बहुत लोग तारीख़ में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि तारीख़ पे कि इस चेस बोर्ड पे तारीख़ के स्टेज पर रूनुमा होने वाले वाक़यात उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेंगे। इससे बड़ा फ़िक्री मुगालता कोई नहीं होता। मैं आपको बता दूँ कि जो एक सीज़र बादशाह हुआ करता था रोम का, वो आखिर में सारे बेचारे फारिग हो जाते थे, तो उनको किसी बीमारी से बचाने के लिए उनके साथ एक ग़ुलाम खड़ा किया जाता था, क्योंकि लोग उन्हें सजदा करते थे। वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका खाकम बदन अपने आप को डेमी गॉड या कोई सुपर या दो मलाई या कोई आसमानी ताकत नौज़ुबिल्लाह समझना शुरू कर देते थे। और एक ग़ुलाम उनके कानों में बार बार कहता था, आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। तुम एक इंसान हो और तमाम इंसान फ़ानी होते हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर होती है, ये जो डिक्टेटर होते हैं आम तौर पर, इनकी अक्सरियत आखिर में नीम पागल होकर मरती। तो ज़ाहिर खुदा का शुक्र है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है हमारे यहाँ। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुगालता है, फ़िक्री मुगालता, कि स्क्रिप्ट आपके मुताबिक होगा। या मैं कोट करके आगे बढ़ता हूँ। नेपोलियन ने कहा था कहीं कि मैं जो भी इक़दामात एज अ हुक्मरान लेता हूँ उसके 25% ऐसे हैं जैसे मैंने अंधेरे में छलांग लगाई है। तो परवेज़ मुशर्रफ जब यहाँ के डिक्टेटर थे वो कहते थे कि मैं तो 100% मेरे इक़दामात ऐसे हैं, मुझे पता ही नहीं होता इसका क्या नतीजा निकलेगा। लिहाजा ये ज़मीन पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका खुदाई के दावे ना करें, तज्ज़िया करें, यहाँ फैसले ना करें। यहाँ पे बैठ के जो है तारीख़ हमेशा मेक्स यू लुक रिडिकुलस। आपको तारीख़ जो है वो हमेशा मजाक उड़ा के आपकी इनसर्टेनिटीज़ का गुजर जाती है। लिहाजा ये कहना कि ये स्क्रिप्ट ऐसी होगा, अब हम आते हैं ऐसे क्यों नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा जो नुक्ता है, इमरान की यूटिलिटी क्या है। इमरान की यूटिलिटी ये है कि अभी तक वो जो डिसेंट है समाज में, जो डिवीजन हो चुकी है, उसमें जो एक बड़ा हिस्सा खान के पीछे खड़ा है, वो उसके दिल में उम्मीद जगा के बैठा हुआ है। उनके पास उम्मीद है। वो इस रियासत, इस निज़ाम के अंदर रहते हुए किसी बेहतरी की तलाश में खान पे एतबार किए बैठे हैं। गलत या सही ये तो तारीख बताएगी, मगर ये यूटिलिटी है उसकी कि लोग जो हैं उनकी उम्मीद नहीं टूटी। अब जिस तरीके से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, मेरा तीसरा नुक्ता ये है कि अब होगा क्या। अब होगा ये, क्योंकि आज मैं देख रहा था एक इंतहाई हुकूमत दोस्त तजिया निगार बड़ा वो जो है ख़बर लेके आते होते हैं कहीं चिड़िया से या कहाँ से, तो उन्होंने हमें खुशखबरी दी है कि आइंदा कीमतें बढ़नी हैं। वैसे वो ना भी दें तो हमें पता है, और तमाम जो यहाँ के जो मैशदान है वो कह रहे हैं कि बढ़नी है और बढ़ानी पड़ेगी। इस कीमत के क्वालिटेटिवली क्या असरात होंगे
क्योंकि ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लोग होते हैं ना, जो 2 जमा 2 4 से आगे देख नहीं सकते, जिन्हें ये समझ नहीं होती कि 2 जमा 2 5 भी हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है। ये जो अब कीमत बढ़ी है, इसके बिल आएंगे अगले महीने, जुलाई 1 से लेकर 6-7 तक। उसके बाद क्वालिटेटिवली घरों के तमाम घरों में, समाजों में जहाँ जहाँ और बेशतर घरों में बिजली है, वो उनका क्या बनेगा। और ग्रासरी के बिलों में जो इजाफा होगा, तो वो कौन से फूल और हार लेके आएंगे आपके गले में डालने के लिए, वो कितना अप्रिशिएट करेंगे कि मिफ्ताह इस्माइल साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा पाकिस्तान बचा लिया। हाउ वुड दे रिएक्ट? लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट, देखते हैं क्या होता है। ये ज़हन में रखें आप बात कि जब आप हर अमल का एक रद्द अमल होता है और वो अमल के बराह रास्त मुखालिफ समत में होता है, जितनी ज़ोर से गेंद मैं दीवार पे मारूंगा इतनी ज़ोर से वापस भी आएगी। तो गेंद तो आप मार रहे हैं, एक छोटे से तबका जिसको आपने पाकिस्तान बना रखा है, उसको बचाने के लिए पूरी अवाम को गुर्बत, ज़िल्लत, महंगाई और महरूमी की दलदल में आप धकेल रहे हैं। लिहाजा ये हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो मैंने पहली बात की थी स्क्रिप्ट की, आप कीमतें बढ़ाते चले जाएं, स्क्रिप्ट बनाते चले जाएं, तो ये स्क्रिप्ट को आपके जो माशी इक़दामात हैं उसके चीथड़े उड़ा देंगे उस स्क्रिप्ट के। आप करके देख लें, मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, गलत हुआ था मान लेंगे भाई। तो इसलिए इस स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा दुश्मन वो महंगाई है जो आप अपने तबके को और मैक्रो इकोनॉमिक्स बैलेंस करने के लिए बचाकर तमाम का तमाम बोझ आप अवाम पर डाल रहे हैं। और आप ये समझते हैं कि नीचे तो पत्थर हैं, मुर्दे हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, ये कभी बाहर नहीं आएंगे। तो इन मफरूज़ों में बड़ा होता है, 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल लोग इस्तेसाल सहते हैं, मगर उसके बाद अगर आप तारीख़ देखें तो लोग बाहर आके अपने हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज भी करते हैं। और कभी कभी वो एहतजाज कई किस्म की डायमेंशन ले सकता है। मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, 68-69 का 5 नवंबर को वो तहरीक शुरू हुई थी। और अयूब खान ने ये कहा था 1 महीना पहले, अयूब खान ने 1 महीना पहले रात को डायरी लिखी थी और उस डायरी में उसने कहा था, उसको मैं वर्बैटम कोट करता हूँ, कि मुझे दूसरे मुल्क के लोगों का तो नहीं पता, मगर यहाँ की जो इशराफिया है, ये जो मालदार इशराफिया है, ये इतनी मीन है, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये अयूब खान, वो इतनी मीन है कि उसे आधा मौका मिले अवाम के खून चूसने का तो वो दरेग नहीं करेगी। और आखिरी फिक्रा बड़ा प्रोफेटिक था उनकी डायरी का, उनकी डायरी छपी हुई है, बहुत ज़ख़ीम किताब है, रात को डायरी लिख के सोते थे। वो क्या फिक्रा है आखिरी? वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं इनको कब तक अवाम के ग़ैज़ व ग़ज़ब से बचा के रखूँगा। और वो ग़ैज़ व ग़ज़ब 5 नवंबर 1968 यानी 68 को वो बाहर आ गया था, जिसके नतीजे में भुट्टो आए और कहानियाँ मुस्तरफ नहीं जाते। तो एक तो ये कि ये स्क्रिप्ट ऐसा रहेगा, नो। अब आ जाते हैं, और ये सवाल खान साहब के लिए, अब आते हैं हम अपने आखिरी नुक्ते पे कि जो ममालिक अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकले हैं वो कौन से हैं और वो कैसे निकले हैं। 2-3 मिसालें ले लेते हैं, बड़ी बड़ी 2-3 मिसालें ले लेते हैं। एक मिसाल तो चाइना की है, अब वो एक सुपर पावर बन के खड़ा है। दूसरी मिसाल रशिया की है, वो कैसे निकला। तो हुजूर, आप अमेरिका के आलमी माशी नज़्मो नस्क के अंदर रहते हुए उससे नहीं निकल सकते। IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्रामों के जरिए आप अमेरिका की गुलामी, वो मजीद जंजीरें गुलामी की और पुख्ता करेंगे खान साहब। उनको तोड़ने के लिए आपको ये जो फ्रॉड किया गया WTO के नाम पे, कभी इसका गैट नाम था, कि ये वाशिंगटन कंसेंसस जो है, ये जो सारा, इससे आपको ग्रेजुअली निकलना पड़ेगा। और आज आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जिसे एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है आपके सामने। अब उसका चौथा बड़ा सप्लायर तेल का जो है वो इस वक्त रूस बन चुका है। दूसरा मुल्क जिसने अमरीकी गुलामी, वो बरतानिया की गुलामी में था, इनफैक्ट बरतानिया की गुलामी में था। तो मैं एक छोटा सा वाक़या भी बता देता हूँ आपको। बरतानिया और जो इसका ट्रेड था चाइना का, तो चाइना का ट्रेड का डेफिसिट था, क्योंकि चाइना का माल ज़्यादा बिक रहा था बरतानिया की कॉलोनीज़ में आके, और उनका कम बिक रहा था। तो उन्होंने अफ्यून जो है बरामद करनी शुरू कर दी। अफ्यून जो है, उनका यार ये ट्रेड डेफिसिट को बराबर करने के लिए चीन में अफ्यून बेचो जाके। तो वहाँ एक कस्टम का बड़ा नेशनलिस्ट अफसर था, उसने एक असाइनमेंट रोक ली, उस पर जंग हुई और इनको 90 साल की लीज़ पर
तावान के तौर पर हांगकांग देना पड़ा, जो 90 में बंदूक की गोली पे रख के वापस लिया उन्होंने, चाइना ने। कैसे वापस लिया उसने? जब इन्होंने वहाँ जमहूरियत का ड्रामा शुरू करा दिया ना, जब 90 में लीज ख़त्म होगी हांगकांग की, तो उन्होंने कहा ये जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, ये मुजाहरे। तो एक टेलीफोन कॉल थी चाइना की तरफ से, अब सुपर पावर बन चुका था, उसके पीछे 1949 का मौजे तुंग का इनकलाब खड़ा था। उन्होंने कहा हम आधे घंटे में इस पर कब्जा कर लेंगे, आपका ये जो हांगकांग है, आधे घंटे में दुम दबा के जो ताज बरतानिया है वहाँ से उससे भागते बनी थी। तो अब मैं दोबारा आता हूँ, तो कैसे निकले? उन्होंने उस माशी नज़्म व नस्क को जो कि ग़ुलामी पैदा करता है, उससे उसको तोड़ा और उससे बाहर निकले। बाद में अमेरिका में उस्तवारी भी, चाइना में उस्तवारी भी हुई। 1989 में देंग जियाओपिंग ने कहा कि आओ अब इन्वेस्टमेंट ले आओ, क्योंकि इनकलाब ने काम कर दिया था, स्किल्ड लेबर पैदा हो गई थी, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक बन चुका था, और अमेरिका की अपनी मुसीबत थी कि उसने जो है उसकी लेबर बहुत महंगी थी। सस्ती लेबर के लिए आके उन्होंने अरब खरब डॉलर चाइना में इन्वेस्टमेंट किए। आज वो जो चाइना की तरक्की, उसमें सवाल ये कि कैसे निकले? IMF ने निकाला उनको, वर्ल्ड बैंक ने निकाला उनको, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निकाला उनको, पेरिस क्लब ने निकाला उनको। ये कर्जे दे के हमें गुलाम बनाते हैं साहूकार, और 1 रुपए के बदले में 100 रुपया वापस लेते हैं हमसे। मैंने यहीं बैठ के आपको फिक्र बताई थी ब्राज़ील की कि 1980 में उसका $70 बिलियन का कर्जा था, और 1998 में वो $142 बिलियन अदा कर चुका था ब्राज़ील, और इसके बावजूद $232 बिलियन अभी उसने देने थे। ये जो $130 बिलियन का कर्जा है ना, ये हम कई दफ़ा अदा कर चुके हैं। और अब मैं आपको खबर देता हूँ, आजकल तो चीन को भी हमने नाराज़ कर लिया। अब चीन भी कह रहा है कि जो IMF जो है उससे पहले प्रोग्राम लो, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। और अभी IMF भी आता हूँ कि यहाँ पे वो तैयार थे आपके $130 बिलियन का जो है वो दे वर रेडी टू टेक केयर ऑफ इट। और बहुत एक बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं जो बड़े जिनकी रसाई है, उन्होंने मुझे कहा था मगर इसके बदले में यहाँ, मगर हम क्या करें, हमारे सारे फ्लैट उधर हैं, हमारे पैसे उधर हैं, अमेरिका में, यूरोप में, हमारे बच्चे उधर पढ़ते हैं, तो हम जो है वो हम नहीं, हम कैसे उस गुलामी के तौक को उतार दें, क्योंकि हम तो अपनी भाई गेटेड कम्युनिटीज़ में बड़े खुश हैं। अब मैं आता हूँ अपने कंक्लूजन की तरफ, जो मेरा आज के कंक्लूजन है। ये कहा गया हमें कि इमरान खान से तो मामला करने को तैयार ही नहीं है वेस्ट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट तो कहती है इमरान को निकालोगे तो हम तुम्हें कुछ सांस आने देंगे, वरना तुम्हारी ऑक्सीजन बंद कर देंगे। चलें जी, खान साहब चले गए, तो वो ऑक्सीजन किधर है? आज की खबर है, इन तमाम प्राइसेस के बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक IMF ने ये नहीं कहा कि मैं आपको प्रोग्राम देने के लिए तैयार हूँ। और अब वो ये कह रहा है कि GST भी लगाएं, ये जो कीमतें आपने बढ़ाई है इसमें GST भी लगाएं। साहूकार कभी बिनाइन नहीं होते, साहूकार कभी आपकी जो है वो ऑक्सीजन वो रोकने के लिए होते हैं, वो देने के लिए नहीं होते। तो ये मैं इसको सम अप करता हूँ कि तारीख़ का स्क्रिप्ट कहीं और कोई लिखता है, कातिब तकदीर लिखता है और तारीख़ के ज़रिए लिखवाता है। हम इंसान नहीं लिख सकते, हमें हैरान कर देते हैं इवेंट्स, हम सोच भी नहीं सकते वो इवेंट्स हमारे सामने होते हैं। और आने वाले दिन बड़े जो हैं वो गंभीर हैं, बेशुमार वाक़यात का मजमा लग गया है तारीख़ के छोटे से एक टाइम पीरियड पर। और मैं ये जाते जाते कह दूं, 2024 5 नवंबर को ख्याल अगलब है कि ट्रंप विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि बहुत बड़ी डिवीन है, बहुत बड़ी गुर्बत और महंगाई है अमेरिका में, जो ट्रंप की ताकत बनती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिन इस स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं होंगे। सिर्फ इतना ख्याल रखें कि खान अंदर रह के खेलना चाहता है, लेकिन अगर लोग खान से आगे चले गए तो ना हमारे लिए अच्छा होगा, ना किसी और के लिए, ना इस मुल्क के लिए। इस दुआ के साथ कि सब कुछ ठीक रहे और हम इस बुरान से अच्छे तरीके और ऐसे तरीके से निकलें। और ख़ुद तो हमसे जो बीत गई वो बीत गई, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उन्हें कोई अच्छी दुनिया मिल सके। इस दुआ के साथ इजाज़त, मुझे देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।